हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त जो है ईरान जल रहा है, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं इन प्रोटेस्ट को चलते हुए। अब ईरान की तरफ से जो पहला रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि ये बाहरी ताकतें हैं, यानी कि इजराइल और अमेरिका को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की तो अमेरिका सीधे कार्रवाई करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि अब अमेरिका का प्लान क्या है। ये जो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो रहा है, पहले वेनेजुला पर कार्रवाई की गई, बांग्लादेश में हम लगातार स्थितियां देख रहे हैं, अब ईरान चल रहा है और पूरा मिडल ईस्ट में अगर देखें तो एक तरीके से खलबली सी मची हुई है। एशिया में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। नेपाल देख लीजिए आप, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। लेकिन आज थोड़ा सा फोकस हम ईरान पर करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वहां पर अमेरिका का कोई प्लान है और क्यों आखिरकार ये परिस्थितियां बन रही हैं। जो कहा जा रहा है कि महंगाई एक बड़ा कारण है वहां पर, क्योंकि तमाम तरह के सैंक्शन जो हैं वो लगे हैं। और इस बार सीधा संदेश जो वहां से आ रहा है कि खामेनेई को हटाओ, बाहर जाओ, इस तरह के जो स्लोगन वहां पर लग रहे हैं, क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन अब ईरान में भी होने वाला है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, इस वक्त तमाम जो ग्लोबल पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, फॉरेन मामले, उनके एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे उजाला पर आपका। किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी आ गई है, लेकिन ईरान में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं वो शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान के जो आंतरिक जो हालात हैं वर्तमान समय में काफी बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के अंदर जो आर्थिक जो वहाँ की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी हैं। ईरान के ऊपर पहले से ही विश्व समुदाय ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक लीडरशिप में एक बड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं और ये एक हैविली सैंक्शनड इकोनॉमी है। लेकिन वर्तमान समय में ईरान की जो आर्थिक आंतरिक स्थिति है वो भी दयनीय होती जा रही है। मुद्रास्फीति की जो दर है अब वो 50% से ऊपर तक की पहुंच चुकी है और डॉलर के मुकाबले ईरान की जो मुद्रा रियाल है उसका भारी अवमूल्यन भी हुआ है और लोगों के जीवन की जो दैनंदिन आवश्यकताएं हैं वो ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब जरूरी वस्तुओं के जो रिटेल वस्तुओं के जो दाम है वो लगातार बढ़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में इस आर्थिक जो मुश्किलें हैं, आर्थिक जो समस्याएं हैं, उसकी वजह से वहां की जनता में एक भारी रोष है, भारी गुस्सा है और वो गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है और लोग लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ईरान में अगर देखें तो पहले भी प्रदर्शनों का एक इतिहास रहा है, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस का एक इतिहास रहा है। और 2022 में मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि महसा अमीनी नामक एक महिला थी, जिन्हें की युवा महिला थी, जिन्हें की ईरान की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो कि सारे इमोरल काम करने के लिए ही कुख्यात रही है, उन्होंने महसा अमीनी का डिटेंशन किया था और इस डिटेंशन में महसा अमीनी की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद भी जो ईरान में बड़े प्रदर्शन किए गए वो लंबे समय तक चले और उन ईरान के प्रदर्शनों की वजह से भी जाहिर है कि ईरान में एक व्यापक वहां पर एक तनाव की स्थिति व्याप्त हुई थी। तो इसमें वर्तमान समय की जो तात्कालिक जो कारण है वो तो आर्थिक जो ईरान की चुनौतियां हैं, आर्थिक जो लोगों की समस्याएं हैं उसकी वजह से ये दिखाई देता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो ऐसे लोग जो कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भी जो अपनी आवाज को पहले से ही उठाते रहे हैं, या ईरान में जो लोकतंत्र की मांग करने वाले लोग भी जो अपनी आवाजों को उठाते रहे हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईरान में ये जो पूरी एक स्थिति है वो एक विद्रोह के तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप ईरान की वर्तमान की जो सरकार का अप्रोच देखें, राष्ट्रपति पेजेश्कियान का जो बयान आया है उसमें वो इन प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद की बातें कर रहे हैं, जो कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम पहले इस तरीके के रवैये को नहीं अपनाती थी। और हमने महसा अमीनी की हत्या के बाद देखा था कि किस तरीके से ईरान के प्रदर्शनकारियों पर ईरान की
ये जो इस्लामिक रिजीम है उसने ब्रूटली क्रैकडाउन किया था। क्रैकडाउन अभी भी करने की कोशिश की जा रही है और 45 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और ये बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन अब होते जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान की जो वर्तमान की जो सरकार वो इन प्रदर्शनों को एक संवाद के माध्यम से भी डील करना चाहती है, क्योंकि जो ईरान की रिजीम है वो इस बात को जानती है कि आर्थिक तंगहाली वहां पर बहुत है और यदि लोगों के घरों की दैनंदिन आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं होंगी, यदि वहां पर एक भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होगी तो उस विद्रोह को रोक पाना ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है। तो ईरान की जाहिर है कि जो सरकार है वो एक संवाद की भी बातें कर रही है और साथ ही साथ वो उसको क्रैक डाउन करने की भी कोशिश कर रही है। ये तमाम सैंक्शंस हैं ईरान पर, तो वो तो अमेरिका की वजह से ही है। अब वहां पर सत्ता अगर परिवर्तित होती है तो इसका मतलब तो यह है ना कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ प्लान होगा, क्योंकि रेजा पहलवी का नाम भी अब चर्चा में आ गया है। वो इन प्रोटेस्ट को लेकर कह रहे हैं कि मुझे गर्व है अपने ईरानियन लोगों पर। तो अमेरिका की क्या चाहत आपको यहाँ पर नजर आती है? क्या ईरान में भी अब वही होने वाला है, अमेरिकी पसंद का कोई व्यक्ति बैठेगा? क्योंकि सैंक्शंस तो तभी हट सकते हैं अगर वहां पर कोई और दूसरी सरकार भी बन जाती है, तो उससे ईरान का भविष्य कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यह रहती है कि वो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको बदल दे। 1979 से ये चली आ रही जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम है उसको बदलने का सबसे बड़ा लक्ष्य अमेरिका का और इजराइल का रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका और इजराइल इसके लिए पहले भी जो प्रयास करते रहे हैं, साजिशें रचते रहे हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA है और इजराइल के जो मोसाद है वो लगातार ईरान के विरुद्ध रिजीम चेंज की साजिशें वो करती रही है। और जिस तरीके से ईरान के, अगर मैं लीडरशिप की अमेरिका और इजराइल के संदर्भ में उनके अप्रोच की भी बात करूं तो उनका भी अप्रोच ईरान और इजराइल के प्रति काफी घृणा वाला होता है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई जिस तरीके से अपनी बातों में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाते हैं और वहां के जो अनेक जो प्रदर्शन इत्यादि किए जाते हैं उसमें इजराइल के अस्तित्व को ही समाप्त करने की जो बातें कही जाती हैं। और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है वो जाहिर है कि ईरान की अंदर जिस तरीके की घृणा इजराइल को लेकर के है। और इजराइल के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इजराइल के प्रति ईरान जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, जियोनिस्ट रिजीम का जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो जाहिर है कि ज्यूज को पसंद नहीं करते। जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो ज्यूज कम्युनिटी के प्रति बहुत ही ज्यादा घृणा का भाव रखती है और इसकी वजह से इजराइल की जो अपनी आशंकाएं हैं बहुत गहरी हो जाती हैं। और इसी वजह से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए एक अस्तित्व के संकट के तौर पर देखता है। एक 90 लाख की आबादी वाला मुल्क, जाहिर है कि अगर कोई दूसरा राष्ट्र जो कि एक बड़ा राष्ट्र है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और वो पहले से ही आपकी उसको उस राष्ट्र को समाप्त करने की और उस पूरे सभ्यता को ही, ज्यूस कम्युनिटी को ही समाप्त करने की अगर वो मंशा रखता है तो ऐसे में इजराइल की चिंताएं स्वाभाविक हैं। तो ऐसे में ये जो इजराइल भी चाहता है कि वहां की इस्लामिक रिजीम बदल दी जाए, अमेरिका की भी यही मंशा होती है। अमेरिका के बारे में भी डेथ टू अमेरिका जैसे नारे वहां लगाए जाते हैं, डेथ टू इजराइल जैसे नारे लगाए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो एक मिसट्रस्ट है और रादर मैं कहूंगा कि एक शत्रुता का जो गहरा जो भाव है वो दोनों ही पक्षों में दिखाई देता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे उसके विरुद्ध ईरान हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का और इजराइल का जो डीप स्टेट वर्तमान समय में जो अमेरिका की CIA है और इजराइल की जो मोसाद है वहां पर ईरान में एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इन प्रदर्शनकारियों को पूरा सपोर्ट दिया जाए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सीधे सीधे इस बात को कहा है कि यदि ईरान के प्रोटेस्टर्स के ऊपर ईरान की जो सरकार है वो कोई बड़ी कार्रवाई करती है, उसको क्रैक डाउन करने की कोशिश करती है तो अमेरिका कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकता है। और इस तरीके का जो अगर बातें अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे सीधे अब वो धमकियां जिस तरीके की दे रहे हैं तो ऐसे में इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में फिर से एक बार, जैसा कि हमने जून में देखा था, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में इजराइल और अमेरिका आमने सामने थे और उसमें इंटरवीन किया था अमेरिका ने। और वहां पर एक बड़ी कार्रवाई जो है ये कहा गया था कि जहां उनके
परमाणु से जुड़े जो भी ठिकाने थे उन पर कार्रवाई की गई अमेरिका की तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब ये केवल कोरी धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की, या फिर ये सोची समझी चाल है कि पहले वहां पर थोड़ा हिंसा भड़काई जाए, उसके बाद, क्योंकि ईरान तो वही काम कर रहा है जो अमेरिका उसको मना कर रहा है। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहां पर 40 से 45 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, वहां पर लगातार एक्शन जो है वो लिया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। तो अमेरिका तो ये कह रहा है कि अगर आपने आवाज दबाने की कोशिश करी तो हम कार्रवाई करेंगे, और आवाज बराबर दबाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर मीडिया का एक्सेस पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तो फिर क्या अब ये पूरी एक व्यूह रचना दिख रही है कि अगला एक्शन डोनाल्ड ट्रंप का जल्द, या अमेरिका का फिर कोई मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा ईरान में? देखिए, मैं इसकी तुलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 9/11 के हमले के बाद तालिबान की जो रिजीम अमेरिका ने बदली थी उसके बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। और तालिबान की रिजीम को अमेरिका ने बदलने के लिए जो नॉर्दर्न अलायंस था उसको ईरान की CIA ने पूरी तरीके से फंड करना शुरू किया, उसको आर्म्स भी प्रोवाइड कराए, वेपन्स और पैसे भी प्रोवाइड कराए, और लगातार जो है अमेरिका की जो पूरी माइट है वो नॉर्दर्न अलायंस के फेवर में आई, और नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एयर फोर्सेस ने अफगानिस्तान में बड़ी बमबारी शुरू की, और उसके बाद तालिबान की रिजीम कोलैप्स हो गई। तो उसी तरीके से अमेरिका का जो रिजीम चेंज करने की उसके जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें वो विद्रोहियों को साथ में लेकर के भी वो रिजीम चेंज कराने की तैयारी करता है। हालांकि अफगानिस्तान का जो संदर्भ है, अफगानिस्तान की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, ईरान की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं, और वहां पर जो ईरान में जो इस समय डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं वो अनेक तरीके की जो आंतरिक जो वहां की बदहाली है उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही हैं। लेकिन इस तरीके की जो विद्रोह वाली जहां कहीं भी स्थितियां हैं उसको अमेरिका की और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और मोसाद उसको अपना सपोर्ट जरूर देंगे। और अब तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, तो ऐसे में ये ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के लिए आने वाला जो समय है काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जरूर ईरान में रिजीम चेंज कराना चाहता है, इजराइल भी ऐसा करना चाहता है, और उसके लिए जो CIA और मोसाद पहले से ही बड़ी साजिशें रच रहे हैं और बड़े तरीके की टैक्टिक्स पे वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को अमेरिका के द्वारा बदलने की जो मंशा है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इतनी आसानी से पूरी नहीं होने जा रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब 2003 में इराक में जो इंटरवेंशन किया था उसका जो परिणाम अवश्य ये हुआ था कि सद्दाम हुसैन की जो रिजीम टॉपल कर दी गई थी और सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया गया था, बाद में उसे फांसी दे दी गई थी, और एक प्रेटेक्स्ट को देकर के कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, हालांकि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे, तो इस प्रेटेक्स्ट को लेते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और 2 अन्य राष्ट्रों ने मिलकर के एक बड़ा हमला किया था और पूरी इराक की जो रिजीम को बदल दिया था। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि इराक तबाह हो गया, इराक में हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक में घुसा तो जरूर, लेकिन उसको बाहर आने में 1 दशक का लगभग समय लग गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कम से कम अपने 4400 सैनिकों को की जानें गंवानी पड़ी, और कितने तो घायल हुए, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे। तो वो जो अमेरिका को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इराक ही तबाह हुआ। तो जो संजू जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो ये कहते थे कि अब हम कोशिश ये करेंगे कि दूसरे देशों में जो हम सैन्य कार्रवाई करते हैं उसको हम लिमिट करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान से जिस तरीके से चीजें वापस ली, वो एक संदेश देने की कोशिश थी, लेकिन अब वो चीजें दिख नहीं रही हैं, चाहे वेनेजुला पर जिस तरह की कार्रवाई हो या अब ईरान के खिलाफ जिस तरह की बात है, क्योंकि युद्ध तो इजराइल ईरान के बीच हुआ था, उसमें अमेरिका कूदा था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये संदेश दिया था कि शायद हम इस तरीके से इंटरवीन नहीं करेंगे। ये मजबूरी है इस वक्त अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, या इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्यों आखिरकार ना चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ रहा है, या जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो अक्सर होता नहीं है, उसी तरह से इसे देखा जाए? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो और उसके द्वारा जो पॉलिसी अप्रोचेस अख्तियार किए जा रहे हैं, जिस तरीके की वो स्टेप्स ले रहे हैं,
वो बहुत ही सिर्फ सरप्राइजिंग ही नहीं है बल्कि शॉकिंग भी है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट से इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि वो इतना इंपेरियलिस्टिक व्यवहार करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 19वीं शताब्दी में उसका इंपेरियलिज्म साफ साफ दिखता था, चाहे वो अमेरिकन स्पेनिश वॉर हो, चाहे वो गुआम को, हवाई को इत्यादि को अपने कैप्चर कर लेना और फिलीपींस अमेरिकन फिलिपिनो जो युद्ध हुआ था। तो जाहिर है कि ये जो सारी अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाइयां की गई थी वो 19वीं सदी के का वो इंपेरियलिज्म था। लेकिन वो 19वीं सदी का जो इंपेरियलिज्म यदि आप 21वीं सदी के तीसरे दशक में दिखा रहे हैं तो जाहिर है कि ये जो विचारधारा है उसका जो बड़े जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी क्रेडिबिलिटी के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं। यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पूरे विश्व भर में घूम घूम करके लोकतंत्र की, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है और पूरे विश्व में इन मूल्यों को डिफेंड करने की बातें करता रहा है। आखिर और यही अमेरिका चाइना की आलोचना करता है कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है। रशिया की आलोचना करता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है। और स्वयं वही अमेरिका अभी जिस तरीके से जाकर के एक राष्ट्रपति और उनकी धर्म पत्नी को उठा ले आना और इस तरीके के किडनैपिंग, अपहरण जो अमेरिका ने किया है, वो जाहिर है कि अपनी कही गई बातों से बिल्कुल विपरीत जाकर के अमेरिका ने व्यवहार किया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसी तरीके की महाशक्तियों के द्वारा व्यवहार करने के ट्रेंड्स यदि जारी रहे तो आने वाले समय में विश्व में किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और ये जो सिचुएशन है वो एक ऐसे स्थिति में ले जाएगी कि जो कि एक सर्वनाश की स्थिति पैदा करेगी। आप जानते हैं कि दुनिया पहले से ही नापकी हथियारों के बड़े जखीरे पर बैठी हुई है और ऐसे में महाशक्तियों के द्वारा एक भी कोई मिस स्टेप अगर उठाया जाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पूरी मानवता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करेंगे। और ये अमेरिका को इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन ट्रेल में कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका प्रॉस्परस अगेन। जो नीतियां वो अपना रहे हैं, अभी आप यदि अमेरिका की इकोनॉमी को आप देखें तो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है वो गहरी होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो गहरी होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार अपना चुनाव लड़ रहे थे, जो सेकेंड टर्म का 4 वर्षों के उपरांत जब उन्होंने चुनाव फिर से लड़ा, तो अमेरिका की जनता को सबसे पहला और बड़ा वादा उन्होंने यही किया था कि यदि मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता हूं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा, आपकी इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा। लेकिन अभी क्या परिणाम क्या हुआ है, आपने इतनी आक्रामक टैरिफ पॉलिसी लगा करके किसी को तो आपने नहीं छोड़ा, अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा, भारत जैसे एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर को नहीं छोड़ा, अपने एलाइज को नहीं छोड़ा और पूरे अक्रॉस द बोर्ड पूरे विश्व भर पे आपने बहुत ही आक्रामक टैरिफ पॉलिसी को इंपोज करके जाहिर है कि अमेरिका ने पूरे विश्व के साथ एक बैर लेने का काम किया है। उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आप देख रहे हैं कि वहां पर जो अमेरिका की जो इकोनॉमी अंदर से ही वो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वो ये कि आपने कहा कि इतना आसान नहीं होगा ईरान में उस तरह का तख्ता पलट करना। क्या चीजें हैं जो यहाँ पर अली खामेनाई या ईरान के सपोर्ट में आपको नजर आती हैं? क्या वाकई में, क्योंकि दिक्कत तो है वहां के लोगों को, जैसे आपने 2022 का भी जिक्र किया, एक तो वो कट्टरपंथी सोच जिससे लोग बाहर आना चाहते हैं, दूसरा महंगाई। जब तक अमेरिका साथ नहीं देगा तो किसी हाल में वहां की इकोनॉमी पटरी पर आ नहीं सकती है। तो दोनों चीजें कैसे वो एड्रेस कर सकते हैं? क्या कोई लगता है कि खामेनाई के पास अभी ऑप्शन है कि वो संभल जाए यहाँ से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान में कोई रिजीम चेंज होता है तो वो किसी डायरेक्ट अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशन या इजरायली मिलिट्री इंटरवेंशन के माध्यम से नहीं होगा। वो ईरान के अपने स्वयं के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो वहां के लोगों का जो असंतोष, विद्रोह, जो गुस्सा होगा उसकी वजह से होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जरूर इन विद्रोहियों को अपना सपोर्ट दे सकता है, लेकिन मेरा ऐसा असेसमेंट है कि अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेगा और अमेरिका कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा जैसा कि उसने इराक में दोहराई थी। बूट्स ऑन द ग्राउंड से आशय स्पष्ट है कि एक बड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन। हालांकि वेनेजुएला में आपने देखा तो ये वेनेजुएला का जो ऑपरेशन था वो भी एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था। उसमें टारगेटेड तरीके से राष्ट्रपति मडूरो को कैप्चर करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था और अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो उसके बाद तुरंत ही उन्होंने वहां से एग्जिट कर लिया। लेकिन जो ईरान में भी मेरा ऐसा असेसमेंट है कि ईरान में अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट
कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे। और अमेरिका, और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते रहे हैं कि वो अमेरिका दूसरों देशों में अब जो युद्ध करने का जो अमेरिका का एक प्रयास रहा है उससे अमेरिका नहीं जाएगा, और उन्होंने पहले ही लिबिया से विड्रॉ किया, और अफगानिस्तान से हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने विड्रॉ किया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते थे कि अमेरिका अफगानिस्तान से भी विड्रॉ करे। और अमेरिका को अफगानिस्तान में भी जो है 20 वर्षों का समय लग गया वहां से आते आते। अमेरिका 2001 में गया था और जाहिर है कि उसको एक लंबा समय लगा। तो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन का ऑन बूट्स ऑन द ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है अमेरिका का, वो अच्छा नहीं रहा है, और अमेरिका के सैनिकों को भी बड़ी संख्या में अपनी जानें गंवानी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और सिर्फ मॉनिटर ही नहीं कर रहा है, वो उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है। और अमेरिका जरूर इस बात की, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान में कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर लॉन्च कर सकता है। यदि इन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ईरान में अमेरिका लॉन्च कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो रिसोर्सेस हैं। डेल्टा फोर्सेस अपनी महारत के लिए जानी जाती हैं, और यही डेल्टा फोर्सेस जिन्होंने मदुरो को कैप्चर किया, यही डेल्टा फोर्सेस ने अबू बकर अल बगदादी को सीरिया की एक टनल से कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद जाहिर है कि वो भाग रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये जो डेल्टा फोर्सेस हैं वो अपने ऑपरेशंस के लिए पूरी दुनिया में महारत रखती हैं, बेहद शक्तिशाली फोर्सेस होती हैं। और जाहिर है कि इस तरीके की डेल्टा फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए यदि किसी टॉप लीडर को ईरान के, जाहिर है कि अयतुल्लाह खामनाई भी उसके निशाने पे है, और ऐसे में कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर ये लॉन्च कर सकता है। और अयतुल्लाह खामनाई हो या ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो टॉप कमांडर्स हो, बढ़ सकता है। ये स्थिति साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और इतना डिटेल एनालिसिस के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ हद तक जो ये इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल रहा है, अमेरिका की चाल क्या है, वो जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर जरूर समझ आ गया।